1907 का जो इंपीरियल गजेटियर है उसमें भारत का हिस्सा दिखाया गया सक्सेम को, और चीन ने 1917, 1921 और 1923 3 बार जो नक्शे दिखाए हैं चीन के, उसमें सक्सेम को भारत का हिस्सा दिखाया है। इसलिए भारत का दावा है। दूसरा, पाकिस्तान मतलब चोरी का सामान लेके आप किसी और को बेच दें और जिसने खरीदा वो कहे ये तो हमारा है। खैर वो मुझे लगता है ये इतना ही दम था इसमें कि कांग्रेस ने एक बार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अभी विवाद इससे आगे तो कहीं जाता दिख नहीं रहा मुझे। दो चीज़ सर, पहले जो कैबिनेट एक्सपेंशन आप कह रहे थे जून तक मान के चलिए कि वो अभी नहीं हो रहा है, जून के बाद ही वो होना है। और आमतौर पे जैसे इलेक्शन स्टेट जब होते हैं ना, तो वहाँ पे एक उसके आधार पे करने की कोशिश रहती है बीजेपी कई बार, तो उसमें ना बंगाल में ज़रूरत है, ना तमिलनाडु में ज़रूरत है, ना केरल में ज़रूरत है, तो वो अभी नीड नहीं है, 2 साल के बाद ही वो रहेगा। दूसरा, इस मुलाकात के हिसाब से अगर करें तो बीजेपी ने राहुल गांधी के चीनी मुलाकात को लेके इतना बड़ा बवंडर खड़ा किया, और आमतौर पे अपने नैरेटिव में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। चीन पे राहुल गांधी जब भी कुछ बोलते हैं, बीजेपी का सबसे बड़ा काउंटर पहला वही होता है। तो उस बैकड्रॉप में अगर आप मुलाकात कर रहे हो, तो उन तस्वीरों के सामने आने के बाद कांग्रेस का अटैक लाजमी था। बिल्कुल। और बीजेपी भी मुझे लगता है कि आफ्टर थॉट जब ये चीजें आई, तस्वीर आई, तो थोड़ा उनके अंदर एक डर और एक भय जैसा हुआ, बैकफुट जैसी चीजें नजर आई। वरना था तो चेस्ट थंपिंग करके वो बोल रहे होते। वो आपने देखा होगा कि जो मुलाकात वगैरह हुई उसके बाद नेताओं ने एकदम से इस पे चुप्पी साध दी थी। तो उनको ये समझ में आया कि नैरेटिव के हिसाब से शायद इसकी जरूरत नहीं थी, इसको टाला जा सकता था। लेकिन समस्या ये है कि चीन के साथ आपको रिश्ता ऐसे ही रखना है, नीड एंड हेट के आधार पे। लव एंड हेट नहीं है, नीड एंड हेट है। बहुत मामलों में आपको बहुत जरूरत है। लव तो हो नहीं सकता, लव तो हो नहीं सकता, और नीड है। नीड में बहुत सारी चीजों में सौरभ बेसिक समझ लीजिए ना कि अगर वो अपना केमिकल भेजना हमें बंद कर दें, बिल्कुल तो हमारी हालत खराब हो जाए दवा बनाने में, बाकी सारी चीजों में। दवाएं नहीं बने। इवन कोविड में जब हम लोग हंगामा कर रहे थे, तो उस समय भी सरकार के लोग ये इस बात को बताते थे बार बार कि भाई बहुत सारी चीजों में हमें उनकी जरूरत है, तो उसी रूप में उसको आगे बढ़ाना है। हाँ, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से तो हाँ नहीं, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिकल नैरेटिव को हमको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मतलब वेल थॉट डिसीजन है। मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया। हालांकि बाद में जो बैकफुट पर आए लोग, आप देखिए आरएसएस की मुलाकात वाली तस्वीर नहीं आई, वहाँ दत्तात्रेय हौसपाले से मिले, वो तस्वीर हमको नहीं लगता है कि वो नहीं, लेकिन कोर्ट आ गया था उनका। आमतौर पर होता ही है सौरभ कि इस तरह से नो बीजेपी वाले प्रोग्राम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुआ करती है। जितना फॉरेन का जो डेलीगेशन आता है ना, जेपी नड्डा जी की मुलाकात होती है। बट मैं कह रहा हूं कि वो पॉलिटिकल रेटरिक के तक ही है, पॉलिटिकल रेटरिक तक है वो। लेकिन ये एक सोचा समझा डिसीजन होगा, क्योंकि ये नहीं करते, कोई ऐसी जरूरत नहीं थी कि नहीं पार्टी दफ्तर में मुलाकात है, आप नहीं करते। तो ये सोच समझ के हुआ है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल नैरेटिव को बैकग्राउंड में रख के ये सोच करके कि इस पर बैकलैश होगा, कांग्रेस अटैक करेगी, हम एक बड़ा मुद्दा खो देंगे। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को, हमारी सरकार को चेकमेट करने के लिए, अमेरिका को चेकमेट करने के लिए कुछ बड़ी चीजें हमको दिखाने की जरूरत है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। हमको दिखाना है कि हम चाइना के साथ, प्रधानमंत्री को दिखाना है कि हम चाइना के साथ इस हद तक भी जा सकते हैं। ये सब मैसेजिंग उतना दूर ट्रैवल करती है? अरे बहुत दूर ट्रैवल करती है भाई, क्यों नहीं ट्रैवल करेगी? एससीओ के बाद ट्रंप ने बोला ही नहीं कि हमने जो है भारत को डीप और क्या डार्केस्ट चाइना के हाथों खो दिया है। तो वो रूस और भारत दोनों हमको तो ये मैसेज, भारत ने ये मैसेज दे दिया बहुत लाउड एंड क्लियर। सर्जियो गोर ने जिस दिन कहा कि हमारे लिए भारत से इंपॉर्टेंट उस दिन मीटिंग है, उस दिन ये मीटिंग हुई आरएसएस से, और ये कहा गया कि आप जो रेटरिक कर रहे हैं, आपका जो मुंह जबानी, जो जुबानी जमा खर्च है, उससे थोड़े काम हमारा चलेगा। आप हम पर कह रहे हैं कि हम टैरिफ हम कम कर नहीं रहे हैं और टैरिफ लगाएंगे ईरान के साथ व्यापार करने पर। लगा ही दिया, 25% लगा दिया। एग्री सेक्टर खोलेंगे, उसका प्रेशर आप हम पर बनाए हुए जो हमको नहीं खोलना है। तो हमारी तरफ से भी एक चेकमेट का एक हमारी तरफ से भी एक दाव है हमारे पास। हम वो जोखिम लेंगे। कह रहे हैं कि कैलकुलेटेड मूव है, कैलकुलेटेड मूव है। उस पर डोमेस्टिक पॉलिटिकल नैरेटिव का जोखिम लिया उन लोगों। अब अगले 15 दिन में जो सबसे बड़ा काम होगा वो 1 फरवरी को होगा, बजट का काम होगा। अब इस पिछले 2025 में 2 इतने बड़े काम इकोनॉमिक फ्रंट पर सरकार कर चुकी है। पहले तो वो 12 लाख तक का इनकम टैक्स मुफ्त करने वाला, और फिर ये जीएसटी रिफॉर्म्स जो किए थे। इसके बाद भाई आदमी की एक्सपेक्टेशन तो कम नहीं होती ना। अब तो फिर लाइन लगेगी, अब जनता फिर, अब तो लोग सोच रहे हैं कि इनकम टैक्स ही अबॉलिश हो जाए। बात तो यहां तक करने होने लगी है। तो देखिए हंस रहे हैं आप, आपको नहीं मिलते लोग ये बोलने वाले? मिल जाते होंगे कि भाई देश उसी तरफ बढ़ रहा है कि नो इनकम टैक्स। सर क्या अपेक्षा करें बजट से? हालांकि मैं बहुत जल्दी पूछ रहा हूं ये सवाल। बजट से क्या अपेक्षा करें? पॉलिसी के स्तर पर आप देखिए, इस समय जो जियोपॉलिटिक्स है, विश्व की व्यवस्था है। अभी मैं 2 दिन पहले एक अमेरिका के बहुत मशहूर जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, उनसे सुन रहा था
कि दुनिया धीरे धीरे डी ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। उनका कहना था कि इसमें भारत सबसे अच्छी पोजीशन में है कि हमने चीन की तरह विदेशी कंपनियों को बुलाकर बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करा के और जो है मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया का बन जाए, वो सब नहीं किया। हमारे पास अपने इंटरनल रिसोर्सेज बहुत हैं। दूसरी बात, चाइना की तरह हम वन चाइल्ड पॉलिसी पर नहीं गए। आज चाइना की पॉपुलेशन बहुत तेजी से घट रही है। भारत जो है वो एक तरह से इक्विलिब्रियम पर है। अब उन्होंने कहा कि अगले 10 साल हैं भारत के पास, इसको सुधार सकता है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन में जाएंगे तो भी आपको हैंड चाहिए, कंजम्पशन जो प्रोड्यूस करेंगे वो कंज्यूम कौन करेगा, उसके लिए भी चाहिए, और युवा लोग चाहिए। आज से 8-10 साल बाद चीन में बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। भारत जो है इस समय दुनिया का सबसे युवा देश है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो भारत की स्थिति अच्छी है, लेकिन मेक इन इंडिया जो है वही भारत को आगे ले जा सकता है।